हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं एसके झा सर द्वारा लिखा गया यह रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2। इसमें से आप सीखिएगा आज प्रैक्टिस सेट 6 का, यानी रेलवे ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट 6 का मैथ वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। और अगर समझ में आए तो अंतिम में जाकर के आप कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में आप नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और भी एग्जाम का जानकारी से लेकर के आपको तैयारी तक सारा कुछ इस पर मिलते रहेगा। और हाँ, इससे पहले का यानी पांचों सेट का आप वीडियो चाहते हैं देखना, सेट 1, 2, 3, 4, 5, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे उन सभी का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमें पीडीएफ चाहिए या फिर किसी भी चीज का जानकारी चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप ज्वाइन हो सकते हैं और हमें मैसेज कीजिए, और जो भी चीज चाहिए आपको वहां से दिया जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 6 का यह पहला क्वेश्चन, जिसमें आपका 46 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन होने जा रहा है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के द्वारा, ठीक है। तो शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो में बने रहें और क्वेश्चन का मजा लेते रहें। तो आइए देखिए इसका पहला क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है 46 नंबर कि एक कोण का संपूरक उसके पूरक के 3 गुना से 15 डिग्री अधिक है, कोण का माप क्या है? तो देखिएगा, एक कोण का संपूरक कोण किसे कहते हैं और पूरक कोण किसे कहते हैं? तो आप जानते होंगे कि संपूरक कोण जो होता है, वैसा दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो जाए वह संपूरक कोण कहलाता है, जबकि वैसा दो कोण जिसका योग 90 डिग्री आ जाए तो वह कोण क्या कहलाता है? पूरक कोण कहलाता है। तो यहां पे देखिएगा कि एक कोण का संपूरक, तो एक कोण का संपूरक जब भी निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि एक कोण मान के चलिए कि अगर x डिग्री है, यानी कोई है, तो दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे कि 180 माइनस x करेंगे, यही ना करेंगे। तो देखिएगा 180 डिग्री माइनस x डिग्री, यानी दूसरा संपूरक निकालने के लिए, तो 180 माइनस x हो जाएगा एक दूसरा संपूरक निकालने के लिए। इसके पूरक के, तो इसका पूरक, फिर पूरक में देखिए 90 माइनस x, और x का ही वैल्यू हम लोगों से पूछा है, और x के जगह आप थीटा ले सकते हैं, किसी भी चीज को आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे बोला था कि एक कोण का संपूरक उसके पूरक के 3 गुना से 15 अधिक है। ये वाला जो है इसके 3 गुना से 15 अधिक है, तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि इसमें 3 गुना करेंगे और 15 अधिक कर देंगे, तो दोनों बात क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। आ गया होगा समझ में? अब यहां पे देखिए कि 180 माइनस x बराबर हो जाएगा, 3 से पहले गुना करेंगे तो 9 × 27, 270 माइनस 3x प्लस 15 डिग्री। ये सब डिग्री में ही है ना, यहां से डिग्री कर दीजिए। अब यहां पे क्या करेंगे, इसको दोनों को जोड़ेंगे और इसको ले जाकर के उधर घटा देंगे। और देखिए उधर माइनस में 3x है, इधर आएगा तो प्लस में 3x, तो माइनस x प्लस 3x बराबर हो जाएगा, ये दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 5, 7, 1, 8, 2, 285 डिग्री में से आप 180 डिग्री घटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 3x में से x घटाइएगा तो 2x बचेगा, है ना। अब देखिए कि 5 में से 0 तो 5, 8 में से 8 तो 0, 2 में से 1 तो 1, 105 हो गया, 105 डिग्री। अब 2 से इसको काटिएगा तो 2 बचे 10, 2 दूनी 4,
दशमलव 2 पचे 10, x बराबर हो जाएगा 52.5। ये हो गया आपका इतना, ठीक है, 52.5 डिग्री, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए जो 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर हमेशा शेषफल 3 देता है, लेकिन यह 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो देखिएगा, सबसे छोटी संख्या यानी छोटी से छोटी संख्या हम लोगों से पूछता है तो उसका एलसीएम निकाला जाता है, ठीक है। तो 5, 6, 7 और 8 से यानी प्रत्येक से कटना चाहिए। तो जब प्रत्येक से कटने वाली वह छोटी से छोटी संख्या पूछा जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि एलसीएम निकालते हैं। तो इसका एलसीएम निकालिएगा, 2 से 5 नहीं कटेगा, 2 तिहाई 6, 7 नहीं कटेगा, 2 चौके 8। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं कि इसको गुना करते हैं, यानी 2 गुने 5 गुने 3 गुने 7 गुने 4। तो यहां से एलसीएम इसका निकलेगा, 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, 7 तिहाई 21, 210, अब गुने 4 करेंगे तो हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 840 हो जाएगा। 840 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो 840 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 5 भी काट देगा, 6 भी काट देगा, 7 भी काट देगा और 8 भी काट देगा। लेकिन यहां से हम पूछा है हम लोगों से कि हमेशा शेषफल 3 देता है, यानी इन सभी से भाग देने के बाद हमेशा शेषफल क्या देता है, तो 3 देता है। तो सोच करके देखिए कि 840 है, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा। हमेशा 3 शेषफल कब आएगा, जब हम इसमें 3 जोड़ देंगे। जब हम लोग इसमें 3 जोड़ देंगे तो हमेशा शेषफल क्या देगा, तो 3 देगा। लेकिन एक कंडीशन और दे दिया इसमें, यह 9 से विभाजित हो जाता है, वो भी पूर्णतः, यानी पूरा पूरा यह 9 से कट भी जाता है ना। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए जो एलसीएम आप निकाल करके लाए हैं, यहां पे आप क्या कीजिए कि कोई भी वेरिएबल्स से इसमें गुना कर दीजिए इसके एलसीएम में, है ना। कोई भी चर संख्या से इसमें गुना कर देते हैं। तो यहां पे मान के चलिए कि x से हम गुना कर दिए इसमें, बस यही काम करना है आपको। और हाँ, एक चीज आप ध्यान में रखिए कि इसमें क्या करना है कि 9 से भाग देना है। 840 में 9 से आपको भाग देना है। तो 840 में 9 से भाग दीजिएगा तो 9 9 81, कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, 30, 9 तिया 27, कितना बचेगा, 3x, 27 3 30, तो 3x प्लस 3/9। अब यहां पे देखिए कि x के जगह हम क्या रख दें, x के जगह कौन सा अंक को रख दे कि इसको गुना करके 3 को जोड़ने के बाद 9 से पूरा पूरा कट जाए। तो देखिएगा यहां पे कि 2 अगर हम रख देते हैं तो 3 दूनी 6, 6 और 3 9, है ना। तो 9 जो है पूरा पूरा 9 से कट जाएगा। तो 9 से पूरा पूरा काटने के लिए x के जगह पर क्या रखना पड़ेगा, तो 2 रखना पड़ेगा। तो इसलिए अभिष्ट संख्या बराबर, जो संख्या पूछा गया है तो अभिष्ट संख्या बराबर हो जाएगा आपका, अभिष्ट संख्या कौन, तो 840x प्लस 3। तो 840 गुने x का मान क्या आया है, 2 आया है, प्लस में 3, ये हो जाएगा आपका 0, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 प्लस 3, यानी 1680 प्लस 3 यानी 1683 आपका आंसर आ जाएगा। और यही 1683 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसे आप 5 से, 6 से, 7 से और 8 से भाग दीजिएगा तो प्रत्येक दशा में हमेशा शेषफल 3 आएगा, जबकि 9 से भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 33,333 गुने 9,999।
इसको गुना करने के बाद क्या आएगा। गुणनफल पूछ रहा है हम लोगों से। अब यहां पे देखिएगा कि गुना करने का आसान तरीका है, क्योंकि बचपन के तरह गुना कीजिएगा तो फिर एग्जाम में दिक्कत हो जाता है ना। तो यहां पे देखिए 33 3 गुने क्या 9,999 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 10,000 माइनस 1, 10,000 माइनस 1, 10,000 में से 1 घटाइएगा तो 9,999 होगा। और एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि a इंटू बी प्लस सी बराबर होता है a से b में भी गुना और a से c में भी गुना। उसी प्रकार यहां पे हम इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। तो 33,333 से 10,000 में भी गुना और माइनस है तो माइनस, और इससे 1 में भी गुना, है ना। तो जब इसको गुना कीजिएगा, सोचिए कि 33,333 से 10,000 में गुना करेंगे तो सीधा क्या आएगा, 4 जीरो इस पर आ जाएगा, यानी 33 3 पर 4 जीरो माइनस इससे इसमें गुना कीजिएगा तो इतना ही रहेगा, क्योंकि 33,333 में 1 से गुना करने पर खुद उतना ही रहेगा, है ना। तो 33,333 को क्या करना है कि इसमें से घटा देना है। अब इसको घटाइए, 10 में से 3 घटेगा तो 7, ये बच गया 9, 9 में से 3 घटेगा 6, 9 में से 3 घटेगा 6, ये फिर 9, 9 में से 3 घटेगा 6, ये बच गया आपका 2, क्योंकि इसी में से हासिल गया है तो 2 में से 3 नहीं घटेगा तो 12 में से 3 घटेगा 9, ये बच गया आपका 2, 3 3 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। और हाँ, एक चीज और ध्यान में रखिए, इतना करने का जरूरत नहीं है। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको 99 से गुना करना हो, मान के चलिए कि 99 से गुना करना होता, तो जिस संख्या में गुना करना है उस संख्या पर 2 जीरो, अगर 99 से गुना करना है तो 2 जीरो डाल करके और उसी संख्या को घटा दीजिए। अगर 999 से गुना करना है तो क्या करना है कि 3 जीरो डाल करके और उसी संख्या को घटा दीजिए। 4 9 से गुना करना है यानी 9,999, तो सीधा क्या करना है कि 4 गो जीरो यानी 9 के बराबर जीरो, जितना बार 9 है उतना जीरो डाल करके और क्या करना है कि उसी संख्या को फिर घटा देना है ना। यानी इस प्रकार जितना भी आपका 9 से गुना करने के लिए बोला जाए, अगर 5 गो 9 रहेगा उससे गुना करने के लिए बोला जाए तो सीधा कुछ नहीं करना है कि जिस संख्या में 5 गो 9 से गुना करना है उस संख्या पर 5 जीरो डाल देंगे और इसके बाद उसी संख्या को क्या करना है कि घटा देना है। तो इतना लिखने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, आप आसानी से उसको घटा करके देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर, बोला है क्या कि निम्न में से कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है। तो देखिएगा 6 से विभाजित होने का नियम होता है, आपको विभाज्यता का नियम याद रखना पड़ेगा कि कौन सी संख्या 2 से कटेगी, कौन सा 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से। तो इस प्रकार आपको ध्यान में रखना होगा और आपके लिए यह क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आपको बोला जाए कि चारों ऑप्शन में से 6 से कौन सी संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाएगी यानी पूरा पूरा कट जाएगी, तो आप अगर नियम नहीं जानते या फिर नियम याद नहीं है तो आपको क्या करना पड़ जाएगा कि 6 से 100 में भाग देना पड़ेगा, जो कि थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन नियम यदि याद रहेगा तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा यहां पे इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 तिहाई 6 हो गया, है ना। तो जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से कटेगी वह 6 से भी कटेगी, है ना, ऐसा नियम है। तो 2 का नियम कहता है कि इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 यानी सम संख्या हो तो वह 2 से पूरा पूरा कट जाएगी। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में इसके इकाई स्थान पर सम संख्या है, 0 है, ये भी देखिए यहाँ पे 6 है, तो तीनों नियम का पालन कर रहा है कि 2 से कटेगा, जबकि यहां पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में यह नियम का पालन नहीं कर रहा है, इसका मतलब डी नंबर ऑप्शन 2 से नहीं कटेगा। अब हम लोग को 3 गो में देखना है, तो 3 का नियम होता है, ये तो 2 से कट गया और दोनों से कटना चाहिए, ठीक है, तो 2 से कट गया, ठीक है। अब 3 का नियम क्या होता है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग,
अंकों को जोड़ने के बाद वह जो भी आएगा वह 3 से अगर पूरा पूरा कर जाए तो संख्या 3 से कर जाती है। तो देखिएगा यहां पे जोड़िए, 4 और 3 7, 9 7 16, 16 4 20 और 3 23, 23 और 2 25, 25 और 2 27, योग कितना आ गया 27। 27 क्या 3 से कट जाएगा, 3 9 27, पूरा पूरा कट रहा है, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। और बाकी बात चेक कीजिएगा तो नहीं आएगा। 7 और 2 9, 9 9 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, क्या 25 जो है 3 से पूरा पूरा कटेगा, नहीं कटेगा, इसलिए यह 6 से भी नहीं कटेगा। यहां देखिए इसको देखते हैं हम लोग, 6 और 2 8, 8 7 15, 15 5 20 और 4 24 और 4 28, 28 और 3 31, क्या 31 जो है 3 से पूरा पूरा कटेगा, नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 50 नंबर, बोला कि यदि दो पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग दे दिया है, दो पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग है 18 प्लस 8√5 है, तो पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे मैंने बतलाया था कि एक बड़ा रूट हो और एक छोटा रूट हो, तो छोटा रूट के बाहर 2 होना चाहिए, छोटा रूट के बाहर 2 होना चाहिए, तब आसानी से हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि ये छोटा रूट के बाहर 2 है, नहीं है। जब 2 नहीं रहता है तो 2 बनाने का कोशिश किया जाता है क्वेश्चन को आसान करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 4, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 4 √5, ये हो जाएगा आपका 18 प्लस 2 हमको चाहिए, 2 हमको हर हालत में चाहिए इसके रूट के बाहर, यानी छोटा रूट के बाहर 2 चाहिए। अब सोचिए कि ये 4 तो फालतू में है, 4 तो बिना मतलब के ना है, तो बिना मतलब क्या है, तो देखिए जब रूट से बाहर निकलता है तो 2 जोड़ा के बदले एगो, माने 2 के कहने का मतलब क्या है कि 2 का 1 जोड़ा लगाते हैं, है ना, तो 1 जोड़ा के बदले 1 लिखाता है, लेकिन फिर अंदर जाएगा तो 2 बन के जाएगा, है ना, यानी 4 गुने 4 बन के जाएगा अंदर, यानी 4 के स्क्वायर। तो देखिएगा 4 के स्क्वायर बन के जाएगा अंदर में, तो 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 5 पहले से है तो 16 5 80, ये आ गया समझ में आपको। अब देखिए कि 80 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि दोनों को जोड़ करके इतना आना चाहिए 18। तो देखिए 10 8 80, 10 8 80 और 10 8 18, है ना। तो यहां से हम लोग को मिल गया 10 और 1 मिल गया 8। यहां पे देखिए इन दोनों का वर्गमूल कर देंगे और प्लस है तो प्लस कर देंगे, ठीक है। यहां से हम लोगों से पूछ रहा था, दिया हुआ था कि यदि 2 पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग, तो देखिए 2 पूर्णांक है, इसके वर्गमूलों का योग दिया हुआ था उतना, तो पूर्णांक के वर्गों का योग क्या होगा। तो यहां से देखिए कि पूर्णांक है क्या इसमें, तो पूर्णांक क्या है, पहला पूर्णांक 10 है और दूसरा पूर्णांक क्या है 8 है ना। इसके वर्गों का योग पूछ रहा है, तो देखिए वर्गों का योग कर दीजिए, तो 10 के स्क्वायर 100 प्लस 8 के स्क्वायर 64, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 164 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला क्या कि निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। 8/15, 14/33, 11/13 और 7/13। इसे बोला क्या कि सबसे छोटा भिन्न कौन है, उसको ज्ञात करना है। तो देखिए आसान इसको करने के लिए हम लोग देखते हैं क्या कि हरों का एलसीएम अगर संभव है तो ले लेते हैं, अगर संभव नहीं है तो क्या करते हैं कि अंश में हर से भाग देते हैं और दशमलव के बाद 2 अंकों तक लिखा जाता है, ठीक है, अधिकतर 2 अंकों तक लिखा जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे 0 हो गया दशमलव, क्योंकि 8 में हम 15 से भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, यानी कटेगा ही नहीं, एक बार में भी नहीं लगेगा। तो यहाँ 0 दशमलव, जैसे ही दशमलव डालेंगे ऊपर 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 80।
तो 15 पचे 75, कितना बच गया? 5 बच गया। फिर दशमलव के बदले 0 आएगा तो 50 हो जाएगा। 15 तिया 45, इसको रहने दीजिए। अब 14 में 33 से भाग दीजिएगा, क्या लगेगा? तो 14 में 33 से भाग देंगे तो नहीं लगेगा, दशमलव डालेंगे, एक 0 आ जाएगा। 4 से 5 से ज्यादा हो जाएगा तो 4 से 4 तिया 12 के 2, 4 तिया 12 1 13, ये बच जाएगा आपका 8, है ना। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 33 दूनी 66, तो यहाँ पे 0.42 लिखना है। इसका देखिए यहाँ पे 11 में 13 से भाग देंगे, नहीं लगेगा, तो 0.110 हो गया। तो 13 सते 91, 13 अठे 104, 13 अठे 104 लगा दीजिए, क्योंकि 110 है। अब बचेगा कितना? 6 बच जाएगा। तो 6 यानी 60, 13 चौके 52, 0.7 में यानी 70 में 13 से भाग देंगे, 13 पचे 65, 5 बचेगा तो हो जाएगा 50, 13 तिया 39, 13 चौके 52 ज्यादा हो जाएगा, 13 तिया 39। अब यहां पे देखिए कि आसानी से आप देख सकते हैं कि 53, 42, 84 और 53, यानी इसमें कौन सबसे छोटी आपको नजर आ रहा है? तो सबसे छोटा कौन नजर आ रहा है? तो 0.42 वाला। किसके लिए? तो इसके लिए, है ना। तो आपका सबसे छोटी संख्या जो हो जाएगी वह कौन हो जाएगी? 14/33, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 153 हो तो बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जब भी आपको सम संख्या यानी लगातार क्रमागत सम संख्या या फिर विषम संख्या पूछे तो एक ही चीज मानना है। वह क्या मानना है? तो एक x मानना है, फिर x + 2, x + 4, इस प्रकार ही मानना है। x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, x + 10, इस प्रकार आपको जितना मानने के लिए बोलेगा उतना मानना होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सम संख्या या विषम संख्या का यही आपका रूल होता है। हम बेसिक में आपको बतलाएंगे। तो यहाँ पे आपका चल रहा है सेट प्रैक्टिस, तो ज्यादा भी हम नहीं बता सकते हैं, बतलाते चलते हैं लेकिन उतना भी। तो देखिए यहाँ बोला कि तीनों का योग, ये तीनों का योग दिया हुआ है 153। तो बोला बीच वाली संख्या यानी इसका वैल्यू हम लोगों से पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहां से निकालेंगे x का वैल्यू, है ना। तो x का वैल्यू निकालेंगे, ये सभी को जोड़िएगा तो x 3x प्लस 4 2 6 बराबर 153। 3x बराबर, ये प्लस में 6 है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो घटा दीजिए। तो 13 में से 6 घटेगा 7, ये बच जाएगा आपका 4 1। 3 से इसको काटिए, 3 चौके 12, 3 27, x बराबर हो गया 49, 49 हो गया। अब यहां से हम लोगों से पूछा है कि बीच वाली संख्या ज्ञात करें। तो बीच वाली संख्या ये है, यानी x + 2 है, तो x + 2 x के जगह रखेंगे 49 अब +2 यानी 51। बीच वाली संख्या कौन निकल कर के आ गया? 51, यही आपका आंसर हो जाएगा। और हाँ, इसको बाई ऑप्शन भी आप बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे आप 51 रखिएगा, यहाँ पे 51 रखिएगा तो इससे पहले का विषम संख्या कौन होगा? 2 कम होगा यानी 49 होगा, 2 का अंतराल पर होता है। और इसके बाद का होगा कौन? तो 53, और तीनों को जोड़िएगा ना तो 153 हो जाएगा। तो इस प्रकार भी आप बना सकते हैं बाई ऑप्शन आसानी से, और पूरा जोड़ने का जरूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि देखिए इकाई अंक ही जोड़ने के बाद ये 3 नहीं आया तो ऑप्शन ही नहीं होगा वो, है ना। तो यहाँ पे देखिए 3 1 4 और 9 4 13 के 3 आ गया, बस बात खत्म। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला क्या कि 2.347 2.347 और 4-7 पर रेकरिंग, 4-7 पर रेकरिंग लगा हुआ है। तो बोला क्या का दशमलव भिन्न किसके बराबर होगा? इसको भिन्न में बदलना है। तो देखिए बहुत ही आसान है क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए रेकरिंग वाला
घबराने का जरूरत नहीं है। जितना आपको दिखाई दे रहा है ना, रेकरिंग छोड़ करके, दशमलव छोड़ करके पूरा लिखिए। तो देखिए हमको दिखाई दे रहा है 2347, यानी 2347 दिखाई दे रहा है। लिख दीजिए 2347। अब इसमें से क्या करना है कि घटा देना है। क्या घटाना है? तो जो रेकरिंग लगा हुआ है ना, जिस पर रेकरिंग लगा हुआ है उसके पहले देखिए तो क्या है, दशमलव छोड़ के क्या है, तो 23 नजर आ रहा है। रेकरिंग वाला से पहले क्या नजर आ रहा है, तो 23 नजर आ रहा है। तो 23 घटा दीजिए। और बटा में सिर्फ दशमलव के बाद देखा जाता है। बटा में लिखने के लिए सिर्फ दशमलव के बाद देखा जाता है। और देखा जाता है क्या, कि कितना अंक पर रेकरिंग, कितना अंक पर रेकरिंग। तो देखिए 2 अंक पर रेकरिंग है, तो 2 × 9, और जितना अंक पर न रेकरिंग उतना 0, यानी जितना अंक पर रेकरिंग नहीं होगा उतना 0 लिखेंगे। तो देखिए 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 बार 9 लिखे हैं, और 1 अंक पर रेकरिंग नहीं है तो 1 0 लिखे हैं, है ना। यानी दशमलव के बाद ही देखा जाता है, इससे पहले आपको नहीं देखना है ना, बटा में लिखने के लिए। तो समझ गए होंगे आप। अब इसको घटा दीजिए। तो 4 में से 3 घटे, सॉरी 7 में से 3 घटेगा तो 4, 4 में से 2 घटाइएगा 2, ये हो जाएगा आपका 3 2, यानी 2324 बटा में 990। और इसी प्रकार का ऑप्शन आपको दिया गया है। तो देख लीजिए कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला है क्या कि जब किसी धनात्मक भिन्न के वर्गमूल में 1 जोड़ा जाता है तो उत्तर 3.1/4 प्राप्त हो जाता है। मूल भिन्न क्या है? तो देखिए कि कोई भिन्न है, माना कि मूल भिन्न बराबर x, और बोला कि इसके वर्गमूल में, यानी जो भिन्न है उसके वर्गमूल में, जो वर्गमूल करने के बाद आता है उसमें 1 जोड़ने के बाद जो प्राप्त होता है, तो प्राप्त होता है उसको हम लोग बराबर के उस पार लिखते हैं। तो बराबर में आता है यह 3.1/4 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न हम लोगों से पूछा है, यानी x का वैल्यू पूछा है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखिए सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कि प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, √x बराबर हो जाएगा, इसको पूर्णांक तोड़ दीजिए। तो 4 × 1 = 12, 13/4, और ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 1 हो गया। √x बराबर हो जाएगा 13 में से कितना घटेगा, 4 × 4, तो 9 बचेगा, 9/4, 9/4, क्योंकि इसका भिन्न का घटाव बनाइएगा तो इतना आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब इधर से रूट हटेगा ना, जब इधर से रूट हटेगा तो उधर क्या होगा, स्क्वायर चढ़ेगा। तो x बराबर हो जाएगा 9/4 का स्क्वायर, x बराबर हो जाएगा 9 के भी स्क्वायर तो 81, और 4 के भी स्क्वायर तो 16। तो x बराबर हो जाएगा 16 × 5 = 80, 1 81/16, यानी 5.1/16 आपका आंसर हो जाएगा। यही इसका मूल भिन्न निकल करके आ गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला है कि 2 साल के लिए 5% की ब्याज दर पर 400 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा यहाँ पे कि 400 रुपया इसका मूलधन है, ठीक है, और 2 वर्ष का है तो 2 डंडा खींच दीजिए इसमें। इसके बाद आपको क्या करना है कि 5% के दर है, यानी रेट जो है वह 5% है। तो आप जानते होंगे कि 5% बराबर कितना होता है, 1/20 होता है। तो 400 का 1/20 निकालिएगा तो देखिए 400 का 1/20, तो 20 से 20 दूनी 40, यानी 20 रुपया। तो 20 रुपया पहला साल में भी ब्याज हुआ और दूसरा साल में भी ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज 20 रुपया ही होगा। अब यहाँ पे देखिए कि आप जानते होंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज मतलब क्या होता है, ब्याज का ब्याज। इसका मतलब है पहला साल के साधारण ब्याज का ब्याज दूसरे साल में जाएगा, है ना। तो 20 का फिर 20 का 1/20 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1। अब यहाँ पे देखिए कि ये तीनों को जोड़ देते हैं, इन सभी को जोड़ देते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाता है।
जबकि ये दोनों को ऊपर जोड़ते हैं यानी 20 20 को जोड़िएगा तो साधारण ब्याज निकल करके आ जाएगा। और ये जो दिखाई देता है यही तो अंतर होता है। तो CI और SI के बीच में जो अंतर हो जाएगा वह 1 रुपया का हो जाएगा। यही तो आपका आंसर हो गया। देखिएगा अगला क्वेश्चन है 56 नंबर कि 4096 का वर्गमूल दे दिया, यानी रूट अंडर 4096 बराबर 64 दे दिया है। तो हम लोगों से पूछा है कि इतना का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे दशमलव छोड़ करके हम लोग अगर बात करते हैं तो सब में 4096 दिखाई देता है ना। इसमें भी 4096, इसमें भी। तो 4096 का मतलब है 64, तो इसके लिए भी हम लोग 64 लिखेंगे, इसके लिए भी 64 लिखेंगे और इसके लिए भी 64 लिखेंगे। और आप जानते होंगे कि वर्गमूल यानी रूट अंडर जो भी रहता है उसके बाहर जब निकलता है तो प्रत्येक 2 के बदले 1 निकलता है ना। प्रत्येक 2 गुणन खंड के बदले 1 निकलता है उसमें से। जैसे 2 गुने 2 है तो 1 को 2 बाहर निकलेगा, है ना। तो उसी प्रकार यहां पे देखिए कि दशमलव बैठाने का तरीका है कि दशमलव के बाद देखिए कितना अंक, तो 2 अंक, तो 2 अंक का 1 जोड़ा लगेगा। प्रत्येक 2 अंक का 1 जोड़ा लगता है वर्गमूल में, जबकि घनमूल में लगता है प्रत्येक 3 अंक का जोड़ा लगता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे 2 अंक का जोड़ा लग गया तो 1 जोड़ा के बदले 1 बार, तो 1 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ पे लगा देंगे कहाँ, 6 के बाद और 4 से पहले। इसमें देखिए कितना जोड़ा बन रहा है, तो 2 जोड़ा बन रहा है, यानी 2 अंक बाद दशमलव होगा, तो यहाँ पे बैठा दीजिए आप। इसे देखिए कितना जोड़ा, तो 1 2 3 जोड़ा, यानी 3 अंक बाद दशमलव, जबकि इसमें 2 अंक है तो एक 0 बैठा दीजिए और तब यहाँ पे दशमलव बैठा दीजिए। अब दशमलव के जोड़ घटाव करने का तरीका है कि दशमलव के बाद अंक को बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि इसमें 3 अंक बाद दशमलव है, जबकि इसमें 2 अंक बाद है, तो यहाँ पे क्या हम 0 डाल सकते हैं, यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि 1 अंक बाद ही दशमलव है, तो इसे 2 0 लगा सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद कोई अंक हो इसके बाद आप जितना मन उतना 0 लगा सकते हैं, यानी जरूरत के अनुसार। अब इसको जोड़ दीजिए, अब तो हो जाएगा आपका 4 6 4 10 के 0 हासिल 1 6 और 1 7 7 4 11 के 1, यहाँ पे दशमलव हो जाएगा हासिल 1 6 1 7, यानी 7.104 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला है कि एक छोटी संख्या के 20% को एक बड़ी संख्या के 25% में जोड़ा जाता है। ऐसा करने से मिला उत्तर दोनों संख्याओं के योग का 23% है। बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या से 4 अधिक है, तो माना कि छोटी संख्या बराबर x, छोटी संख्या कितना, तो x, तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा, इससे 4 अधिक है तो x + 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब बोला इसमें कि एक छोटी संख्या के 20%, तो देखिए छोटी संख्या के 20%, ठीक है। तो प्रतिशत मतलब क्या कर सकते हैं, बटा में 100 होता है, प्रतिशत मतलब बटा में 100। तो छोटी संख्या का छोटी संख्या का 20%, एक बड़ी संख्या के 25%, तो बड़ी संख्या क्या है, x + 4 है, इसका 25% यानी इतना का 25/100 जोड़ा जाता है, यानी ये दोनों को जोड़ा जाता है। ऐसा करने से मिला उत्तर, जो उत्तर मिलता है बराबर के उस पर मिलता है ना, उत्तर जो मिलेगा जोड़ने के बाद बराबर के उस पर मिलेगा। तो मिला उत्तर दोनों संख्याओं के योग का 23%, तो दोनों संख्याओं के योग का 23%, इसका मतलब छोटी संख्या प्लस बड़ी संख्या और इसका 23%, यानी 23/100।
अब देखिए यहां पे क्या करते हैं कि अभी नहीं काटेंगे इसको, ठीक है। तो बोला हम लोगों से कि दोनों संख्या ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा आपका 20x बटा में 100 प्लस में इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25x प्लस 25 चौके 100 बटा में 100 बराबर 23 से इसमें गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 23x प्लस में 4 तिये 12 के 2 4 दूनी 8 1 9 यानी इतना हो गया बटा में 100। इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लीजिएगा तो 100 ही होगा। ये हो जाएगा आपका 20x प्लस में 25x प्लस 100 बराबर 23 27 कितना हो जाएगा 46x प्लस 92 और बटा में 100 से 100 ही कट गया है ना। अब यहां पे देखिए कि ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45x बराबर 45x प्लस 100 बराबर ये हो जाएगा आपका 46x प्लस 92। इसका स्टेप भी आप कम कर सकते हैं, यहां पे हम समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं। तो देखिएगा कि 92 उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 100 में से 92 घटाइएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा और इसको उधर ले जाकर के घटा दीजिए तो 46x में से 45x घटेगा तो x बचेगा तो x बराबर कितना हो गया 8। x का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। हम लोगों से पूछा है कि दोनों संख्या ज्ञात करने के लिए, तो यहां पे देखिएगा आप कि x बराबर 8 निकल करके आ गया, यानी x बराबर हम लोग क्या माने थे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या 8 आ गया। जबकि बड़ी संख्या देखिएगा यहाँ पे x के जगह 8 रखेंगे आप प्लस में 4 तो 8 4 12, तो यही दोनों संख्या आ गया 8 और 12। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला है क्या कि एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 97 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। यहां पे देखिए कि 17वीं पारी का औसत हम लोगों से पूछा है, तो इसका मतलब क्या है कि देखिए 17 पारी में ना 97 रन बनाया है, 16 पारी तक के कुछ ना कुछ बनाया होगा। तो माना कि 16 पारी तक के औसतन 1 रन बनाया है, तो हम लोग जानते हैं कि नंबर इनटू एवरेज बराबर होता है टोटल, यानी 16 पारी तक के 1 रन बनाया होगा औसतन, तो 16 में हम x से गुना कर देंगे तो ये टोटल 16 पारी के रनों का योग निकल करके आ जाएगा। और ये जैसे ही 17वीं पारी में 97 रन बनाता है तो ये क्या हो जाता है कि 17 पारी के कुल रनों का योग हो जाता है ना। और इसी के कारण यानी जैसे ही यह 17वीं पारी में 97 रन बनाता है तो औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है, यानी 3 रनों की वृद्धि हो जाती है। तो यहां पे देखें कि इधर 17 पारियों के रनों का योग है और इधर भी आपको 17 पारी के रनों का योग करना होगा, तो इसमें क्या करना होगा कि 17 से गुना करना होगा। ये दोनों बात अब बराबर हो गया। अब देखिएगा कि हो जाएगा आपका 16x प्लस 97 बराबर 17x प्लस 17 तिया 51। 16x उधर ले जाकर के घटा देते हैं और 51 को इधर घटाते हैं तो x बराबर हो जाएगा, यानी 17x में से 16x घटाइएगा तो x बचेगा, 97 में से 51 को घटाइए तो 6 होगा और 9 में से 5 घटेगा तो 4 46। तो ये कब का निकला, यानी 16 पारी तक के रनों का औसत निकला। हम लोगों से पूछा है कि 17वीं पारी के बाद यानी 17वीं पारी के अंत में, तो देखिए कि 17वीं पारी के अंत में औसत बराबर देखिएगा क्या होगा, तो ई वाला हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में ए भी दिया हुआ रहता है तो गलती नहीं कीजिएगा, ए जो है आपका 16 पारी तक के रनों का योग है, जबकि 17 पारी के बाद यानी 17 पारी में जो रनों का औसत था वह कितना था x प्लस 3 था, तो x का वैल्यू रखेंगे 46 और प्लस 3 यानी 49। तो 49 आपका औसत हो जाएगा 17वीं पारी के अंत का औसत, यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला है कि a अनुपात b बराबर 3:2 है
तो पूछ रहा है 5A प्लस 4B अनुपात 4A माइनस 5B, ये दोनों का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। A का मान जो होगा ये पहला अनुपात वाला होगा, और जबकि B का मान जो होगा यह दूसरा अनुपात वाला होगा। ठीक है, यानी A का मान 3 आ गया और B का मान 2 हो गया। अब यहां से इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 5 गुने A का मान कितना 3, तो 3 से गुना, प्लस 4 गुने B का मान 2, तो 2 से गुना, अनुपात 4 गुने A का मान 3, तो 3 से गुना, माइनस 5 गुने 2, 5 तिया 15 प्लस 4 दूनी 8, अनुपात 4 तिया 12 माइनस 5 दूनी 10। अब यहाँ पे देखिए दोनों को जोड़िएगा तो 8 5 13 यानी 23 हो जाएगा। अनुपात 12 में से 10 घटाइएगा तो 2, यानी 23 अनुपात 2 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला है क्या कि 1550 रुपए की एक राशि ए, बी और सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए का भाग अनुपात बी का भाग, यानी ए अनुपात बी बराबर हम लोगों को दे दिया है 6:5, जबकि बी और सी के भाग का अनुपात 10:9 है, 10:9 है। तो बी का भाग पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखिए यहां से भी आप निकाल सकते हैं इसका वैल्यू। यहां देखिए बी का मान यहां पे 5 है, जबकि यहां पे बी का मान 10 है। तो देखिए इसको बराबर करने के लिए क्या करना होगा, इसमें 2 से गुना करना होगा तब ना बराबर होगा। तो अनुपात में एक ही चीज से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इससे यानी 2 से 6 में भी गुना, तो हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10। अब देखिए दोनों जगह b का मान समान आ गया है ना। तो यहाँ पे देखिए a अनुपात b अनुपात c, तो a का वैल्यू कितना 12, b का वैल्यू 10 और c का वैल्यू 9। तो यहाँ पे अनुपात में इस सबको कितना मिलता है, तो अनुपातिक योग देखिएगा कि कितना आ रहा है। तो 9 और 2 11 के 1, 1 2 1 3, 31 आ रहा है। अनुपातिक योग जो है 31 रुपया है, जबकि मिलता है इसको तीनों को 1550 रुपया। दोनों बात यहां से बराबर। देखिए तो 50 बार में कट रहा है क्या, 5 बार में 5 कम 5 5 के 15, यानी 50 बार में कट जाएगा। अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 50। हम लोगों से पूछा है कि बी का हिस्सा कितना है, ठीक है, यानी बी का भाग क्या है। तो अनुपात 1 बराबर 50, तो 10 बराबर क्या हो जाएगा 10 गुने 50, यानी 50 दहाई 500, यानी 500 रुपया बी का हिस्सा होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि चीनी के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाए तो किसी व्यक्ति को उसकी खपत कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि उसका खर्च न बढ़े। तो देखिए चीनी का खपत जो है 10% बढ़ गया है ना, बढ़ गया, इसका मतलब 10% बराबर होता है 1/10। पहले जो था और अब हो गया। देखिएगा कि हर वाला जो होता है ना नीचे वाला, ये हमेशा मूल मान होता है, ठीक है, मूल मान होता है। तो सोच के देखिए कि पहले था 10 रुपए प्रति किलोग्राम, 10 रुपया प्रति केजी, अब हो गया कितना, बढ़ गया तो जोड़ देंगे और कम जाएगा तो घटा देंगे, ठीक है। तो बढ़ गया यानी 1 रुपया का वृद्धि हो गया, तो 10 1 11 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया। अब यहां पे बोल रहा है क्या कि कितना खपत कम कर देना चाहिए कि पहले के बराबर ही रहे, यानी बढ़े नहीं। तो देखिए यहां पे कि कितना खपत कम करना होगा कि पहले के बराबर। 11 में से क्या घटा दे कि पहले के बराबर हो जाए, तो 1 घटा देंगे, कितना में से, तो 11 में से, गुने 100। 100 में 1 से गुना करेंगे तो 100 बटा में 11, 11 नमा 99, 100 बटा में 11, यानी 9.1/11% खर्च में कम करना होगा, तब जाकर के पहले के जैसा होगा, यानी कोई फर्क उसको नहीं पड़ेगा। यह इसका आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ए और बी एक साथ चलना शुरू करते हैं। एक पटना से दिल्ली तथा दूसरा दिल्ली से पटना की ओर जाती है। ए की गति बी की गति का 6/5 है। यदि बी को पार करने के बाद ए को दिल्ली तक पहुंचने में 2.5 घंटे का समय
लगता है तो ए को पार करने के बाद बी को पटना तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो देखिएगा यहाँ पे कि ए का जो गति है, ए का जो गति है यानी चाल है, बी की गति का 6/5, ये दोनों बात बराबर। ए को हम इधर लाते हैं, चाहे बी को उधर ले जाइए, तो बी को उधर ले जाएगा तो ए बटा बी हो जाएगा बराबर 6/5। तो ए का गति कितना हो गया, 6 हो गया, बी का गति कितना हो गया, 5 हो गया, है ना। तो सोच के देखिए कि यहां पे देखिए ये आपका ये पटना है और ये दिल्ली, ये पॉइंट पर दिल्ली। बी उधर से आ रही है दिल्ली से पटना की ओर, जबकि पटना से एक ट्रेन दिल्ली की ओर जा रही है ना। अब यहां पे क्या होता है कि कहीं ना कहीं जाकर के वह मिलेगा, जरूरी नहीं कि आधा दूरी पर मिलेगा, कहीं ना कहीं जाकर के मिलेगा। अगर अलग अलग दोनों का चाल होगा तो कहीं मिलेगा जाकर के। मिलने के बाद जहां पे मिलता है, ठीक है, यहां से ए जो है, मान के चलिए ए है और ए बी है, तो जहां पे यह दोनों मिला, मिलने के बाद क्या होता है कि ए को पूरा समय लग जाता है कितना, दिल्ली पहुंचने में, यानी बी को पार करने के बाद ए को दिल्ली तक पहुंचने में 2.5 घंटे का समय लगता है, यानी 2.1/2 घंटे का समय लगता है। तो यहां पे बोल रहा है क्या कि बी को, यानी बी को कितना समय लगेगा ए को पार करने के बाद पटना पहुंचने में, ये चीज यहां से पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने का एक ट्रिक होता है, यानी सूत्र होता है, ट्रिक नहीं कहिए उसको, सूत्र होता है, इसको ध्यान में रखिए कि ए की चाल बटा बी की चाल बराबर रूट अंडर बी का समय बटा में ए का समय। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। वो किस में लगेगा, आपका ई वाला में लगेगा कि एक पटना से, यानी एक स्थान से दूसरे की ओर जा रहा है, और जबकि दूसरा दूसरे स्थान से पहले की ओर जा रहा है, और कहीं ना कहीं वह मिलता है, और मिलने के बाद जहां जा रहा था गंतव्य स्थान पर पहुंचने में इतना समय लगा, जबकि दूसरा को क्या लगेगा। तो ए वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो देखिए ए का चाल कितना है, 6 है, तो 6 लिखेंगे यहाँ पे देखिए 6 लिखेंगे। बी का चाल कितना है, तो 5 है, तो 5 लिखेंगे बराबर रूट अंडर ए का समय, बी का समय, तो बी का समय निकालना है, तो मान के चलिए कि x मान लीजिए। और यहां पे देखिए कि ए का समय कितना है, तो 2.1/2, यानी 2.5 को हम लिख सकते हैं 5/2 लिख सकते हैं। अब इधर से रूट हटेगा, इधर स्क्वायर चढ़ता है, जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 36/25 बराबर, ये चला जाएगा ऊपर गुना में, यानी 2x/5। 5 से इसको काटेंगे 50/25, 2 से काटेंगे 18 दूनी 36, यानी x का जो वैल्यू आ गया वह कितना आ गया, 18/5। तो 5 तिहाई 15 और 3 18/5, यानी 3.3/5 घंटा का समय लगेगा किसको, बी को पटना पहुंचने में। अब यहां पे देखिए कि इस प्रकार आपका ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग यहां पे बनाएंगे। तो देखिए 3 घंटा है और ये पूरा घंटा नहीं है, यानी कुछ मिनट है, तो घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना किया जाता है। तो 5 से 12 पचे 60, 12 से 12 तिहाई 36, यानी 3 घंटा 36 मिनट का समय लगेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 63 नंबर कि P और Q 34/3 दिनों में एक काम कर सकते हैं। जो पहले Q के साथ वैकल्पिक रूप से काम कर रहा है, P अकेले काम 48 दिनों में कर सकता है, तो Q कितने दिनों में 4 गुना काम कर सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, जो चीज़ पूछा जा रहा है, यानी जिसका वैल्यू पूछा जा रहा है उसका वैल्यू ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो आप इस क्वेश्चन को देखिएगा और देख करके हमें कमेंट करके बताइएगा, जैसा भी आपको लगे
और अगर बन जाए तो आंसर कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 64 नंबर। बोला है कि एक टैंक एक समान प्रवाह के साथ तीनों पाइपों से भरा होता है। एक साथ काम करने वाले पहले दो पाइप एक ही समय में टैंक को भरते हैं, जिसके दौरान टैंक को तीसरा पाइप अकेले भरता है। यानी इसका कहने का मतलब है कि ए और बी जितना समय लगाता है उतना ही समय सी को लगता है टैंक को भरने में। दूसरा पाइप पहले पाइप की तुलना में टैंक को 5 घंटे और तीसरे पाइप की तुलना में 4 घंटे धीमी से भरता है, तो दूसरा पाइप के लिए आवश्यक समय क्या है? देखिए, एक पहला पाइप है ए, दूसरा पाइप बी और तीसरा पाइप सी। यहां कह रहा है क्या कि दूसरा पाइप पहले पाइप की तुलना में टैंक को 5 घंटे और तीसरे पाइप की तुलना में 4 घंटे धीमी से भरता है। धीमी से भरता है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसका x मान लेते हैं, यानी c बराबर x मान लेते हैं और इसका हम मान लेते हैं x + 9। ये चीज सोचना होता है, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा कि ये कहां से लिख दिया गया, ये चीज सोचना होता है। तो यहाँ पे देखिए कि इससे यह 5 घंटा धीमी गति से, तो इसको लगता है यानी x + 9, तो इससे 5 घंटा धीमी, यानी कहने का मतलब क्या है कि x + 4 है ना। जबकि देखिए यहाँ पे और तीसरे पाइप की तुलना में 4 घंटे धीमी गति से भरता है। गति है यहाँ पे, ठीक है। गति के उल्टा क्या होता है? समय होता है, यानी चाल के उल्टा समय होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे उल्टा किए हैं, यानी जिसका ज्यादा चाल होगा उसको कम समय लगेगा और जिसका चाल कम होगा उसका ज्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि ए से यानी पहला से बी जो है यानी दूसरा, यह 5 घंटे और तीसरे पाइप की तुलना में 4 घंटे धीमी गति से काम करता है। तो देखिए यहाँ पे इससे 4 घंटे धीमी गति यानी प्लस कर देंगे और इससे 5 घंटे धीमी गति। तो यहाँ देखिए 5 इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि समय के उल्टा चाल होता है या चाल के उल्टा समय होता है। तो जो चीज बोला जा रहा है यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे आपको लग रहा होगा क्या कीजिए, इससे धीमा थोड़ी है, इससे ज्यादा काम कर रहा है। लेकिन समय में हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि समय में क्या कीजिए कम लग रहा है इसको समय, यानी इसका जब चाल ज्यादा होगा तो समय कम लगेगा, है ना। अब देखिएगा यहाँ पे कि इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग कि ए के द्वारा, बी के द्वारा और सी के द्वारा 1 घंटा में भराव कार्य कितना होगा। तो 1 बटा ए के लिए 1 बटा x + 9 प्लस बी के लिए 1 बटा x + 4 बराबर सी के लिए क्या 1 बटा x। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए एलसीएम आ जाएगा आपका x + 9 इंटू x + 4, इससे ही कट जाएगा इतना बार में, यानी x + 4 प्लस इससे ही कट जाएगा x + 9 बराबर 1 बटा x। ये हो जाएगा आपका x 2x प्लस 9 9 4 13 बराबर, हाँ बटा में हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो गुना कीजिए, x में 1 से x² प्लस 4x प्लस 9 से दोनों में 9x प्लस 9 चौके 36 बराबर 1 बटा x। क्रॉस गुना कीजिए, इससे इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x² प्लस 13x बराबर 1 से गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा x² प्लस 9 4 13x प्लस 36। देखिए बराबर के उस पार और इस पार सेम चीज कर जाता है, यानी सेम साइन रहना चाहिए और सेम चीज रहना चाहिए, कर जाता है। x² उधर एगो x² उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 2x² में से एगो x² घटेगा तो x² बचेगा बराबर उधर 36। स्क्वायर हटता है रूट चढ़ता है, यानी x बराबर हो जाएगा √36। तो x बराबर कितना हो गया 6 हो गया, x का वैल्यू आ गया 6। तो हम लोगों से पूछा है तो दूसरा पाइप के लिए आवश्यक समय क्या है। तो देखिए दूसरा पाइप के लिए आवश्यक समय कितना है, x + 4 है। तो x + 4 है तो x के जगह क्या रखिएगा 6 + 4 पहले से है तो 6 4 10 घंटा किसको लगेगा,
दूसरे पाइप को लगेगा। यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निर्देश दिया गया 65 नंबर क्वेश्चन के लिए कि दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। यहां पे देखिएगा कि श्रम की लागत, श्रम मतलब क्या कि मेहनत, मजदूरी पर जो लागत है वह 115.2 डिग्री है, सामग्री की लागत 144 डिग्री, प्रत्यक्ष खर्च जो है 57.6 डिग्री है, ऊपरी खर्च 43.2 डिग्री है ना। ये सभी को आप जोड़िएगा तो ये 360 डिग्री होता है ना। तो 65 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि कुल निर्माण लागत, अगर कुल निर्माण लागत 1,08,000 रुपए है, तदनुसार श्रम की लागत कितनी है। तो यहां पे देखिए कुल लागत जो है इसका, कुल लागत 360 डिग्री में 360 डिग्री होता है, जबकि दिया हुआ है 1,08,000, 1,08,000। तो यहां से इसको काटिएगा तो 0 से 0 कट जाएगा और 9 से 9 चौके 36, 9 से इसको काटेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1212 में 4 से काटेगा, 4 3 12 यानी 312 में, यानी 1 डिग्री का वैल्यू आ गया 300। तो हम लोगों से पूछा है कि श्रम की लागत कितनी है। तो देखिएगा कि श्रम की लागत कितना है, 115.2 डिग्री। तो 1 डिग्री का वैल्यू इतना है, तो 115.2 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो देखिएगा 300 गुने 115.2, ये हो जाएगा आपका 300 गुने 115.2 को लिख सकते हैं आप 1152 अब बटा में 10, दशमलव हटाइएगा तो 10 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 से इसमें गुणा कीजिए, 3 दूनी 6, 5 तिहाई 15 के 5, 3 एकम 3 1 4, 3 एकम 3, 1 0 आ गया, यानी 34,560 रुपया श्रम की लागत आ गई। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला क्या कि मान ज्ञात करें, जबकि क्वेश्चन दिया है रूट अंडर 72 माइनस रूट अंडर 72 माइनस रूट अंडर 72 माइनस रूट अंडर 72 कितना बार, इन्फिनिटी बार, यानी अनंत बार ऐसा लिखा गया। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने का तरीका है कि इसके अंदर जो दिखाई दे रहा है, यानी एक ही चीज बार बार आपको लिखा हुआ हो, रूट अंडर और माइनस लगा हुआ रहे या प्लस लगा हुआ रहे, तो यहां पे देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले कि जो अंदर दिखाई दे रहा है उसको ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि दोनों के बीच में 1 का अंतर होना चाहिए। कितना का अंतर, तो 1 का अंतर होना चाहिए। तो देखिए 9 8 72, 9 8 72 है ना। तो यहां पे देखिएगा कि एक बड़ा संख्या एक छोटा संख्या, जब माइनस माइनस लगा हुआ रहे तो छोटा वाला आंसर होता है और प्लस प्लस लगा हुआ रहता तो बड़ा वाला आंसर यानी 9 होता। तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो छोटा वाला आंसर यानी आपका आंसर 8 हो जाएगा, जो कि ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए एक समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई दे दिया है, तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई जो होता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2 गुने भुजा, √3/2 गुने भुजा होता है। तो देखिएगा √3/2 गुने भुजा बराबर ऊंचाई दे दिया कितना 18, तो यहां से हम लोगों को क्या निकल जाएगा, भुजा निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका भुजा बराबर 2 इधर गुना में चला जाएगा, यानी 18 दूनी 36 और एक भाग में यानी बटा में चलाएगा √3। तो यहां से एक भुजा निकल करके आ गया। ठीक है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में यहां पे लिख दीजिए। अब हम लोगों से पूछा है कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिएगा समबाहु
त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो देखिए √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका √3/4 गुने भुजा स्क्वायर मतलब क्या 36/√3 गुने 36/√3। ये हो गया आपका √3 से √3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 नमा 36, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 छक 54 के 4, 9 तिया 27, 27 और 5 32, यानी 324 हो जाएगा। अब बटा में √3, इसका परिमेयकरण कीजिएगा तो 324 ये ऊपर चला जाएगा और नीचे में वर्ग है ना, यानी √3 से ऊपर में भी गुना और √3 से नीचे में भी गुना, तो ये हो जाएगा इतना गुने √3 हो जाएगा। अब बटा में √3 गुने √3। अब इसको देखिए क्या करेंगे कि 324 गुने √3, अब बटा में √3 गुने √3 क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है यानी 3 हो जाएगा, 3 से इसको काटिएगा तो 3 एकम 3, 0 3 8 24, यानी ये हो जाएगा आपका 108√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला क्या कि आंशिक रूप से पानी से भरे एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में 6 सेंटीमीटर व्यास की एक गोले को डुबाया जाता है, गोले को डुबाया गया है, उस बेलनाकार बर्तन का पानी कितना ऊंचा बढ़ जाएगा। तो सोचिए कि अगर गोला को डुबाया जाएगा, मान के चलिए यह लंबवृत्तीय बेलन है, बेलन है और एक गोला है, और इस गोला को क्या किया जाता है कि इसमें डुबाया जाता है, तो कितना ऊंचा बढ़ जाएगा, यानी इसका पानी का जो स्तर है, ये पानी है इसमें कितना ऊपर उठ जाएगा, है ना। तो माना कि पानी h ऊंचाई तक उठेगा, ठीक है, h ऊंचाई तक उठेगा। इसका मतलब क्या है कि यहां पे देखिए कि ये जो है गोला जब नीचे आएगा तो पानी ऊपर जाएगा, अगर ठोस गोला होगा तो क्या होगा, जितना गोला का आयतन होगा उसी के बराबर क्या होगा कि पानी ऊपर उठेगा। तो यहां पे देखिए कि जितना गोला का आयतन होगा उतना ही ना पानी ऊपर उठेगा, तो गोला के आयतन बराबर बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन बराबर गोला का आयतन, बेलन का आयतन बराबर गोला का आयतन। तो देखिए बेलन का आयतन जो होता है ये होता है आपका πr² h, πr² h बराबर गोला का आयतन होता है 4/3 πr³। ये हो गया आपका। अब यहां पे देखिए कि क्या दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर व्यास, व्यास क्या है इसका 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर यानी d बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो त्रिज्या यानी r बराबर होता है d/2 होता है, तो 6/2 कीजिएगा तो 2 तिहाई 6 यानी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी रेडियस इसका हो जाएगा क्या कि डायमीटर का आधा यानी 3 सेंटीमीटर, यानी इसका त्रिज्या जो हो गया 3 सेंटीमीटर हो गया। तो जितना त्रिज्या इसका होगा उतना त्रिज्या उसका भी होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि बेलनाकार बर्तन में 6 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले को डुबाया जाता है। तो सोचिए कि गोला इसमें अटेगा कब, जब इसके व्यास के बराबर होगा, है ना, तब ना इसमें अटेगा। तो यहाँ पे देखिए कि r बराबर क्या हो गया 3 सेंटीमीटर, तो r इसके लिए भी लेना है उतना ही और इसके लिए भी लेना है, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, r² यानी 3 गुने h बराबर 4/3 गुने r³ मतलब 3 के क्यूब, तो 3 गुने 3 गुने 3
एक 3 से एक 3 कैंसिल, ए वाला 2 एक 3 से ए वाला 3, ए वाला 3 से ए वाला 3 कैंसिल हो। एच बराबर क्या आ गया आपका 4 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई क्या हो गया 4 सेंटीमीटर। यानी इस गोला को आप डुबाइएगा इसमें तो 4 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा क्या चीज, पानी का स्तर। तो यही इसका आंसर हो गया। पूछ रहा था कि कितना ऊंचा उठ जाएगा, तो 4 सेंटीमीटर ऊंचा उठ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला है क्या कि x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर बटा 16 प्लस वाई स्क्वायर बटा 25 प्लस जेड स्क्वायर बटा 49 बराबर क्या होगा। ये चीज हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो सोच के देखिए, यहां पे एक्स वाई जेड के जगह हम क्या रख दें कि 0 के बराबर आ जाए। तो जब यहाँ पे x के जगह हम 4 रखेंगे तो 4 में से 4 घटेगा तो 0, 0 के स्क्वायर 0 ही होगा। y के जगह हम 5 रखेंगे तो 5 में से 5 घटेगा तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। और z के जगह पर हम 7 रखेंगे तो 7 में से 7 घटेगा तो 0, और तीनों 0 को जोड़िएगा, शून्य को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो सोच के देखिए, यहाँ पे x बराबर क्या आ गया 4, तो x के जगह 4 रखेंगे यानी 4 के स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर बटा में 16 प्लस y है, y का वैल्यू क्या 5 है तो 5 का स्क्वायर बटा में 25 प्लस z है तो z का वैल्यू कितना है 7, 7 का स्क्वायर बटा 49। 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 बटा 16 प्लस 25 बटा 25 प्लस 49 बटा 49। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको काटते हैं, इसको काटिएगा तो 16 से 16 कट जाएगा एक बार में, 25 से 25 कट जाएगा एक बार में, और 49 से 49 कट जाएगा एक बार में। तो 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 3, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोला कि यदि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 7 दे दिया है 7, तो हम लोगों से पूछा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर व्हाट, इसका मान क्या होगा। तो देखिए, इतना का वैल्यू हम लोगों से पूछा है। आपको एक सूत्र मालूम होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो 1 होता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। तो यहां पे देखिएगा कि इसको दोनों को एक बार जोड़ेंगे तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर में क्या 1, बराबर में 1 लिखेंगे। तो अब यहां पे देखिएगा कि इसका वैल्यू यानी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7, तो यहां से 7 लिखेंगे इंटू, यहां गुना है तो गुना का चिन्ह, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या 1। तो यही चीज हम लोगों से पूछा है इतना। तो देखिए यहां पे 7 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/7, और यही आपका आंसर हो जाएगा 1/7। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बतलाइएगा, और इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों को मिलते रहेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।